सेकेंड, लास्ट सेकेंड। जल्दी से सेटल हो जाओ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अर्चना आपका KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप फ्रॉम लूसेंट कोचिंग क्लासेस गुड़गांव से स्वागत करती हूँ। भाई जल्दी से आज सेटल हो जाओ, कर दो शुरू क्लास को। देखो गीता भाई, गुड आफ्टरनून। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, आज के टॉपिक में मेरी कोशिश रहेगी कि हम 3 से या 4 टॉपिक को ख़त्म कर दें। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा स्टैटिक फिजिक्स से रिलेटेड। तो आज के टॉपिक में ब्रीफ में मैं आपको 4 टॉपिक्स कवर करवा दूंगी। ठीक है ना। तो अपने रजिस्टर्स प्लीज़, मैं हर क्लास में बोलती हूँ, अपने रजिस्टर्स को ओपन करके बैठना। जो भी बोलूँ मैं उसको नोट जरूर करना भाई। ठीक है ना, ताकि आपको रिविजन में बहुत हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन है पहला आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। हु डिस्कवर एक्सरे? एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगन, हर्शल, रिटर या मार्कोनी? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा स्क्रीन पे। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस को दिखा रही हूं कि कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन मिलेगा, एक्सरे लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में लाई करती है? बड़े कंफ्यूज करते हैं ये क्वेश्चन हमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि लाइट किस तरह की तरंग है, प्रकाश किस तरह की तरंग है। तो वेव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को मैं एक ट्रिक से बताऊंगी कि आज फिर इसके बाद तुम तीनों का आंसर देना मुझे। ठीक है, तो देखोगे आज का टॉपिक है जो हमारा, सबसे पहले शुरू कर रही हूं मैं कहां से भाई? वेव से। तो देखेंगे वेव्स, वेव्स जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तरंग बोलेंगे। तो तरंग याद नहीं होती, कई बार पूछ लेंगे रेडियो वेव की खोज किसने की, अल्ट्रावायलेट की खोज किसने की, या पूछ लेंगे तुमसे एक्सरे की खोज किसने की। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूजन होगी। तो देखना, एक ट्रिक से याद करते हैं इसको, लिखेंगे सभी। ट्रिक है सबसे पहले आप सबके सामने, रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जेरोक्स गन। ये ट्रिक है, एक लाइन याद करोगे क्या? रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जेरोक्स गन। ठीक है, इससे अब देखोगे क्या क्या आ जाएगा सभी को। गुड आफ्टरनून भाई, क्लास फटाफट जल्दी से ध्यान दो। पहली आर से निकाल दोगे क्या? रेडियो वेव। कौन सी वेव? रेडियो तरंग। ठीक है, सेकंड में बात कर लूंगी एम से, कौन सी हो जाएगी? माइक्रोवेव। कौन सी हो जाएगी भाई? माइक्रोवेव। आई से कौन सी हो जाएगी? इंफ्रारेड। कौन सी हो जाएगी? इंफ्रारेड अवरक्त किरण। ठीक है, एल से या वी से कौन सी हो जाएगी? वी से याद रखोगे विजिबल, दृश्य वाली। यू से कौन सी हो जाएगी? अल्ट्रा वॉयलेट। कौन सी हो जाएगी? अल्ट्रा वॉयलेट। एक्स से कौन सी हो जाएगी? एक्सरे। और जी से कौन सी हो जाएगी भाई? गामा रे। ठीक है, अब तुमसे सीक्वेंस याद हो जाएगा इस ट्रिक से कि रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जेरोक्स गन। इससे तुम्हें क्या याद हो जाएगा? सीक्वेंस हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ लिया इंफ्रारेड किस किस के बीच में लाई करती है, तो तुम बता दोगे माइक्रोवेव और विजिबल के बाद लाई करती है। तुमसे पूछ लिया विजिबल किसके बीच में लाई करती है, तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में लाई करती है। ठीक है, पूछेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, जो सबसे लास्ट में आई है, गामा रे। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स रे के बारे में पूछ लेगा। ये तो सिर्फ अभी मैंने तुम्हें क्या बताई है? ट्रिक बताई है। अब आती है किसको किसने डिस्कवर किया था। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, या क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी, मतलब क्या होती है। जब अगर तुम्हें दे देगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति ज्यादा है, तो कैसे बताओगे? तो याद रखोगे, जब भी मैं रेडियो वेव से, रेडियो तरंग से किसकी तरफ जाऊंगी? गामा तरफ जाऊंगी। तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती जाएगी। अगर मैं रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जा रही हूं, एक क्वेश्चन पक्का आता है भाई इससे, गामा रे की तरफ जाती हूं, तो जो मेरी वेवलेंथ है, वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं तरंग धैर्यता, क्या बोलते हैं?
तरंग धैर्यता, तो वो क्या हो जाती है भाई, घट जाती है। अब तुमसे कैसे पूछ ले, कोई भी पूछ लेगा इंफ्रारेड में से और विजिबल में से बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो तुम बता दोगे भाई ये बाद में आई है, वेवलेंथ बाद में जाता है तो घटती जाती है। अगर पूछ ले फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो तुम्हें पता है कि हम इधर बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है सभी को? फिर से रिपीट कर रही हूं मैं 1 मिनट के लिए। हमने टॉपिक क्या किया है, वेव्स। वेव्स की ट्रिक है ये क्या, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जेरोक्स गन। एक बार साथ साथ बोल लेंगे ताकि तुम्हें भी लर्न हो जाएगी। फिर आर से क्या हो जाएगी, रेडियो वेव, एम से क्या हो जाएगी, माइक्रोवेव, आई से क्या हो जाएगी, इंफ्रारेड, वी से क्या हो जाएगी, विजिबल, एक्स से क्या हो जाएगी, एक्सरे, जी से कौन सी हो जाएगी, गामा रे। अगर मैं रेडियो वेव से गामा रे की तरफ आऊंगी तो मेरी फ्रीक्वेंसी अर्थात मेरी आवृत्ति इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं रेडियो वेव से गामा रे की तरफ आऊंगी तो मेरी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 3 तरह के क्वेश्चन बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन यहाँ से तुम बता पाओगे, और कौन सा क्वेश्चन बता पाओगे, यहाँ से तुम वेवलेंथ का क्वेश्चन बता पाओगे, कौन सी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कौन किसके बीच में लाई कर रहा है, बता पाओगे। अगला क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से कि रेडियो वेव की खोज किसने की, सबसे पहले रेडियो वेव है, तो रेडियो वेव की खोज किसने की थी, रेडियो वेव की खोज किसने की, जल्दी से बताओ कमेंट करके। रेडियो वेव की खोज की थी किसने, मार्कोनी ने। किसने की थी भाई, मार्कोनी ने। रेडियो वेव के बाद कौन सी आई थी, माइक्रोवेव। कौन सी आई है, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की खोज किसने की, पर्सी ने की थी। किसने की थी, पर्सी ने की थी। पूरा नाम क्या है, पर्सी स्पेंसर, पर्सी स्पेंसर। इसके बाद माइक्रोवेव के बाद कौन सी आई है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की खोज किसने की, हर्शल ने। किसने की है, हर्शल ने। इसके बाद इंफ्रारेड के बाद कौन सा आया था सीक्वेंस में, सीक्वेंस में आया था विजिबल। विजिबल की खोज किसने की, न्यूटन ने। किसने की थी भाई, न्यूटन ने। सेकंड, इसके बाद विजिबल के बाद हमारा आया था अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट की खोज किसने की थी, रीटर ने। किसने की थी भाई, रीटर ने। अल्ट्रा वॉयलेट के बाद आया एक्सरे। एक्सरे बहुत बार, 50 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, किसने की थी भाई, रोंटजन ने। किसने की थी, रोंटजन ने। एक्सरे के बाद लास्ट बजी सबसे कौन सी भाई, गामा। गामा रे की खोज किसने की थी, गामा। गामा रे की खोज की थी पॉल विलार्ड ने। किसने की थी, पॉल विलार्ड ने। 3 तरह के क्वेश्चन यहां से तुम्हारे सोल्व हो गए हैं। ठीक है, अब देखो जब मैंने वेव्स को करवाया है तो एक बार वेव्स की तो शॉर्ट ट्रिक बता दी, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। एक वेव से और क्वेश्चन भी बनेगा, जैसे हमने अब 3 क्वेश्चन तो देखो, मैंने तुम्हें क्या क्वेश्चन दिखाए थे शुरू में, हु डिस्कवर्ड एक्सरे, बता दोगे किसने की, रोंटजन ने। हर्शल ने किसकी की है, लिखवाया तुम्हारे सामने, हर्शल ने किसकी की है, इंफ्रारेड की, अवरक्त किरण की। इसके बाद रीटर ने कौन सी की है, अल्ट्रा वॉयलेट की। और मार्कोनी की पूछ लूंगी तो रेडियो वेव की। बता पाओगे, कर पाओगे डिफरेंशिएट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, बताना एक्सरे किस किस के बीच में लाई करती है। बताना एक बार, एक्सरे किस किस के बीच में लाई करती है। ये मेरी एक्सरे है, अल्ट्रा वॉयलेट और गामा किसके बीच में करती है भाई, अल्ट्रा वॉयलेट और गामा। ये रहा सी आंसर। क्लियर। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन बचा, लाइट इज एट व्हाट टाइप ऑफ वेव। अब ये क्वेश्चन रह गया, अब इसके लिए भी पढ़ेंगे हम। ये कर लिया नोट, कर दूं इसको रब, पीडीएफ मिल लीजिए ना तुम्हें इसकी। स्पेंसर, अब देखो इधर बता देती हूं, हमने पढ़ी है वेव्स। वेव्स होती हैं भाई, कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती।
तो सबसे पहले हमने बात की है वेव्स प्रोड्यूस क्यों कैसे होंगी भाई, डिस्टरबेंस की वजह से। जैसे तुम पानी में पत्थर को फेंक दो तो वहां पे तरंगे पैदा हो जाएंगी, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तो हवा में तरंगे पैदा हो गई। यानी कि तरंगे पैदा किसकी वजह से होती है, डिस्टरबेंस की वजह से पैदा होती हैं। फिर मैंने कहा भाई वेव्स होती हैं दो तरह की, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है भाई नॉन मैकेनिकल। हिंदी में बोलेंगे मैकेनिकल को यांत्रिक और नॉन मैकेनिकल को बोलेंगे गैर यांत्रिक। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होती है। मैकेनिकल को क्या होती है भाई, रिक्वायर मीडियम। जैसे मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो तुम्हें क्या चाहिए, मेरी आवाज तुम तक जाने के लिए एक मीडियम, एक माध्यम चाहिए, और माध्यम क्या है, एयर। इसी प्रकार से मैं कह दूं मैं चली गई भी मून पे, वहां कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहां पे कोई एयर ही नहीं है, वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है कि हम एक दूसरे से बात कर पाए। तो यानी कि ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए वो कौन सी हो जाएंगी, मैकेनिकल। ऐसी तरंगे जिनको डू नॉट रिक्वायर मीडियम, किसी भी मीडियम की डू नॉट रिक्वायर नहीं चाहिए मीडियम। जैसे लाइट है, डाल दो चाहे वहां पे एटमॉस्फेयर है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो अगर मैं मैकेनिकल को बांटने लगूंगी तो देखेंगे, एक मिनट भाई ये रबी करना पड़ेगा, नोट कर लिया है ना। अगर मैं बात कर रही हूं किसकी, मैकेनिकल वेव्स की, किसकी बात कर रही हूं, मैकेनिकल अर्थात यांत्रिक तरंगों की बात कर रही हूं। ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो इसको भी मैं फर्दर दो पार्ट में बांटूंगी। पहली हो जाएगी कौन सी, ट्रांसवर्स, और सेकंड कौन सी हो जाएगी भाई, लॉन्गिट्यूडनल। अब ट्रांसवर्स को हिंदी में बोलेंगे अनुप्रस्थ, और इसको बोलेंगे अनुदैर्घ्य। क्या बोलेंगे, अनुदैर्घ्य। अब ट्रांसवर्स में कौन सी आती है, लॉन्गिट्यूडनल में कौन सी आती है, लॉन्गिट्यूडनल लेटी हुई, एल से लॉन्गिट्यूडनल, एल से लेटी हुई। यानी कि ऐसी वेव्स जो मीडियम के पैरेलल चले, मीडियम के पैरेलल अर्थात समानांतर चले, समानांतर हो। जैसे मेरी आवाज तुम तक जा रही है तो मीडियम कैसा है भाई, पैरेलल है। ये आवाज ऐसे नहीं चल रही, ऐसे कैसे चल रही है, पैरेलल चल रही है। हवा का मीडियम भी यही है, आवाज भी ऐसे ही चल रही है। तो क्या हो गया भाई, मीडियम यानी कि माध्यम के समानांतर हो मोशन जब किसी भी वेव का, तो क्या हो जाएगी वो, लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका एग्जाम्पल लिखोगे, क्या क्या हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल का, लॉन्गिट्यूडनल में लिखोगे साउंड वेव, एग्जाम्पल लिखोगे साउंड वेव पहला। सेकंड लिखोगे अर्थक्वेक, भूकंप, क्या लिखोगे, भूकंप। ठीक है, साउंड वेव किसका उदाहरण है, लॉन्गिट्यूडनल का। लॉन्गिट्यूडनल अर्थक्वेक किसका एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल का। एक लिख लोगे इसके अंदर वाटर वेव। वाटर वेव बहुत बार पूछा जाता है कि वाटर वेव किसका उदाहरण है, पानी की तरंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स दोनों में आती है। जब तुम पानी में पत्थर को फेंकोगे तो किस तरह से चलेगी, इस तरह से चलेगी। ठीक है, तो यानी कि वो परपेंडिकुलर भी चल रही है, लॉन्गिट्यूडनल भी चल रही है, दोनों साथ साथ कवर करती हुई चल रही है। तो इसलिए वाटर वेव्स किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स का। ठीक है, स्प्रिंग वेव भी लिख सकते हो इसी के अंदर, स्प्रिंग वेव। ये चारों एग्जाम्पल याद रखोगे, कोई भी पूछ लेगा कि अर्थक्वेक बताओ किसका उदाहरण है, लॉन्गिट्यूडनल का या ट्रांसवर्स का, या पूछ लेगा अर्थक्वेक किसका एग्जाम्पल, मैकेनिकल का या नॉन मैकेनिकल का, यांत्रिक का या गैर यांत्रिक का। तो याद रखना भूकंप किसका उदाहरण हो जाएगा, यांत्रिक का। क्लियर है सभी को, क्लियर है सबको, फास्ट ज्यादा हो रहा है क्या, ठीक है ठीक है। इसके बाद देखेंगे नॉन मैकेनिक, ट्रांसवर्स रह गया ना हमारा। ट्रांसवर्स का उदाहरण लेंगे, जो क्या करेगा, जिनका मोशन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। ऐसा किसके लंबवत भाई, मीडियम के लंबवत।
मेरा माध्यम तो ये था और वेव्स चल रही हैं ऐसे, तो परपेंडिकुलर। इसका एग्जाम्पल में लिख लोगे वाटर वेव, एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे इसके, एग्जाम्पल में लिख लोगे इसके वाटर वेव, लाइट, स्प्रिंग, स्प्रिंग यहां लिखा है ना, इसमें स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेव। ठीक है, ये तीनों पूछ लेंगे तो किसका उदाहरण हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स का। अब देखो क्या क्वेश्चन था, लाइट इज व्हाट टाइप ऑफ वेव, कौन सी हो जाएगी, ट्रांसवर्स। बता पा रहे हो? तो ये तीनों क्वेश्चन इस तरह से, वेव से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बहुत सालों के पेपर देख के बताया है ये टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक तुम्हें लगेगा रिवीजन करने में, जितना टाइम लगाओ जैसे याद करना है, लेकिन फिंगर्स पे सबको होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, एक वेव्स का टॉपिक खत्म कर दिया है। अगला टॉपिक है व्हाई डज प्रोवाइड कर्व्स ऑन रेलवे रोड एंड स्टेशंस। जैसे भी रेलवे स्टेशंस होते हैं या बस स्टैंड या हम पुल होते हैं जो, उनके तुमने देखा होगा रास्ते कैसे होते हैं, कर्व में होते हैं। तो उनके रास्ते कर्व में क्यों बनाई गए हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल लगेगी, ग्रेविटेशनल लगेगी या एंगुलर लगेगी? मेरे को तो सेंट्रीपिटल लग रही है, आप सेंट्रीफ्यूगल कह रहे हो। एक होती है अपकेंद्री बल, अपकेंद्री, इसको बोलते हैं भाई अभिकेंद्री, हिंदी मीडियम वाले जिसको प्रॉब्लम होगी। ग्रेविटेशनल होती है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होती है जो घूर्णन में क्या होती है, मेरी गति लगती है। तो देखो तुमने देखा होगा कि, पहले मैं बता देती हूँ फोर्स क्या होती है। बल होता है किसी भी तरह का, पुश और पुल क्या होता है, एक तरह की फोर्स होती है। फोर्स होती है भाई दो तरह की जो हम पढ़ते हैं, एक हो जाएगी कौन सी, सेंट्रीपिटल, एक कौन सी हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल को क्या बोलते हैं, अपकेंद्री, और इसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री। ये टॉपिक आता है किसमें, सर्कुलर मोशन में। जो मेरा सर्कुलर मोशन होता है ना, कहते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पाथ कवर करती है सर्कल में। जैसे बचपन में तुमने गेम खेला होगा, धागे में पत्थर बांध के ऐसे घुमाते थे, तो उसमें बल लगता था। तो वो जो बल पूछा गया सर्कुलर मोशन होता है, वो बल यानी कि वो फोर्स जो किस में लगती है भाई, सर्कल में लगती है, या अपना पाथ किस में ट्रेवल करता है, ऑब्जेक्ट सर्कल में करता है। अब दो तरह से जब घूमेगा तो दो तरह से घूमेगा, एक अभिकेंद्री बल लगाता हुआ और एक अपकेंद्री। तो देखोगे अगर सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की ओर, तो कौन सा बल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल। अगर सेंटर से अवे, सेंटर से अवे की बात कर लूंगी, केंद्र से जो दूर की तरफ बल लगेगा वो कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये, कि एग्जाम्पल में पूछ लेता है, एक मिनट पेज है ना आगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैं अगर सेंट्रीपिटल का लूं, सेंट्रीफ्यूगल का लेती हूं पहले। सेंट्रीफ्यूगल का मैं अर्थात किसका ले रही हूं भाई, अपकेंद्री का एग्जाम्पल ले रही हूं। तो देखोगे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन हो गया इसका एग्जाम्पल, या फिर मक्खन निकालते हो ना, मक्खन, मक्खन की चर्निंग जो मशीन होती है, रही जिसको बोलते हैं, मक्खन जो निकालते हैं, मक्खन की जो प्रोसेस पूछ लेंगे कि उसमें कौन सा बल लगता है। तो जब भी मक्खन को निकलता है तो फोर्स बाहर की तरफ लगती है, मक्खन निकलने में बाहर मिल जाता है, ऊपर की तरफ मिल जाता है। वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुलते हैं तो डस्ट और डर्ट क्या होती है, सेंटर से बाहर आ जाती है। इसी प्रकार मक्खन क्या होता है, मक्खन बाहर निकल के आता है। तो जो फोर्स बाहर की तरफ लग रही थी, सेंटर से अवे लग रही थी, बाहर की तरफ लग रही थी, वो कौन सी फोर्स थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी। ठीक है, अब वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगी, दूध बिलोते, हाँ ठीक है नवीन कौशिक, मथनी में लगेगी, एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। सेंट्रीपिटल जो किसकी तरफ लगेगी भाई,
सेंटर की ओर लगेगी, केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा हो जाएगा? सेंट्रीपिटल बल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री, सॉरी, क्या बोलेंगे? अभिकेंद्री बल। सन के चारों ओर प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना एक सर्कुलर पाथ में करते हैं। हमारी अर्थ है क्या करती है? एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि अपना पाथ भूल के इधर उधर चली जाएगी। तो एक ऐसा बल जो उसको सेंटर की तरफ लगाए रखता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल लिख लोगे, एक तो वो पहला एग्जाम्पल लिख लो, मौत का कुआं। बचपन में या देखा होगा सर्कस में, गाड़ी को या बाइक को घुमाते हैं ना वो नीचे नहीं गिरते। तो ऐसा कौन सा बल है जो उनको एक जगह पे घुमाए रखता है? अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकंड, सन के चारों ओर प्लैनेट का रिवॉल्व करना, घूमना, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सेंट्रीपिटल का। ठीक है, क्लियर है सबको? ये ऑनलाइन वालों सबको क्लियर है भाई? अर्थ का घूमना, बिल्कुल। लोकेश, बहुत टाइम हो गया, कम से कम आधा घंटा चला गया होगा, एक टॉपिक हो चुका है भाई, कमाल। आप बता दो कौन सी फोर्स लगती है तुम्हें सेंटर पे? तुम्हें जैसे तुम भी कभी भी जाते हो ऐसे किसी भी ब्रिज के ऊपर जहां पे क्या कर्व में गाड़ी घूमती है, तो तुम ऐसा तो नहीं तो बाहर निकल जाओगे, बाहर गिर जाओगे। ऐसी फोर्स जो तुम्हें पुल पे बनाए रखती है, बाहर गिरने से रोकती है, तो ऐसी फोर्स कौन सी हो जाएगी जो सेंटर की तरफ लग रही है? सेंट्रीपिटल। आप क्या आंसर दे रहे थे? सेंट्रीफ्यूगल। ऐसे गलती होती है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सेंट्रीपिटल। अब आपसे सेंट्रीपिटल से पूछ ले या सेंट्रीफ्यूगल से पूछ ले, तुम आंसर दे पाओगे। अब कई बार एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है यहाँ से। वैसे तो स्टैटिक फिजिक्स की क्लास है, फिर भी बहुत इजी सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है यहाँ पे। क्या पूछा जाता है? आपको दे देंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी क्या है भाई? v है, और वो क्या कर रहा है? सर्कल में घूम रहा है। किस में घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है। तो बताओ उस पे क्या फोर्स लगेगी? क्या फोर्स अर्थात क्या बल लगेगा? F की वैल्यू। अब आपको m दे देगा, v दे देगा, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू 40, 50, 60 जो भी देना चाहेगा। तो देखेंगे, जैसे मैंने कहा, पत्थर को जब तुम घुमाते हो ऐसे सर्कल में, तो मास देखोगे, किसी ऑब्जेक्ट का मास कुछ ना कुछ तो m होगा। उसकी किसी जिस गति से घूम रहा होगा उसकी गति होगी, उस गति को क्या बोल दिया हमने? वेलोसिटी v। और सर्कल में घूम रहा है तो बताओ फोर्स। तो याद रखना फॉर्मूला हो जाता है mv²/r। ठीक है, क्या हो जाएगा? mv²/r। आपको रेडियस गिवन मिलेगा, ठीक है, आपको रेडियस गिवन मिलेगा, आपको m गिवन मिलेगा, v की वैल्यू गिवन मिलेगी, बस आपको पुट करना है। हाँ, जब फोर्स का फॉर्मूला है, जब मेरा कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है और वो सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो उसकी फोर्स का फॉर्मूला क्या जाएगा? Fmv²/r। क्लियर सभी को? चलूं आगे। इसके बाद देखोगे एक क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फील्ड से। अब हमने सिर्फ फोर्स मोशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कवर किया, हमने वेव्स कवर किया, अब हम मैग्नेट का टॉपिक कवर करेंगे। तो देखेंगे आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी भाई? बताना। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? अगर चुंबक के अंदर पूछ लिया तो मैग्नेट किसका बना हुआ होता है? परमानेंट मैग्नेट किसका बना होता है? टेम्परेरी मैग्नेट किसका बना होता है? या इलेक्ट्रिक बेल कौन से मैग्नेट की बनी होती है? ये क्वेश्चन भर भर के पूछ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे, जल्दी से कवर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक को भी। गिव मी 1 मिनट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से बाहर की तरफ लगी थी, फ्यूगल,
उसको हिंदी में बोलेंगे अपकेंद्री बल, अप करना, अप मतलब भगाना। हमको याद आता है उसको, जैसे मान ले कोई जानवर आ गया तो हम उसको अप करते हैं ना, बल भाग जा, तो ऐसा फोर्स जो बाहर की तरफ लगेगी। ठीक है, 1 मिनट दो बस। बिल्कुल, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, बी। ये क्वेश्चन डालने का मकसद ये था कि इससे और क्वेश्चन क्या पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितनी हो सकेगी नितिन उतनी करवा दूंगी मैं फिजिक्स आज। ठीक है, इसके बाद देखोगे मैग्नेट जो शब्द है, मैग्नेट शब्द कहाँ से आया है, मैग्नीशिया से आया है। कहाँ से आया है, मैग्नीशिया से आया। मैग्नीशिया एक जगह का नाम है। वहाँ पे एक क्या था, चरवाहा था, क्या करता था, अपनी भेड़ों को लेके जा रहा था और उसके हाथ में एक लोहे की क्या थी, छड़ थी। जैसे ऐसे मारता हुआ जा रहा था, वो बच्चा खेलता हुआ जा रहा था, तो उसने देखा एक पत्थर पे जाके उसकी रोड चिपक गई। तो उसने देखा भाई और पत्थरों पे तो चिपकी नहीं, यहीं क्यों चिपकी, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर, तो वो उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेट शब्द की खोज कहाँ पे हुई थी, मैग्नीशिया में हुई थी। तो मैग्नीशिया से ही क्या बन गया, मेरा मैग्नेट बन गया। 600 BC ईसा पूर्व की ये बात है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं मैग्नेट के अंदर, पहला पॉइंट, इसमें आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। पूछ लेंगे मैग्नेट में किसके ऑक्साइड होते हैं, भाई आयरन के ऑक्साइड होते हैं पहले। सेकंड और क्या पूछ लेगा इससे कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe3O4। क्या होता है, Fe3O4। ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से चीजें क्या करती है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। और जिसके तरफ चिपकेंगे वो क्या बन जाएगा, मेरा मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट में लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। जो मेरा मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पहला क्वेश्चन वो बता रही हूँ पॉइंट, क्या बनेगा, ये किस किस को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये Fe अर्थात आयरन, निकल, कोबाल्ट, 3 चीजें बस याद रखना, आयरन, निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करती हैं अर्थात आकर्षित करती हैं। ऑप्शन में तुम्हें यहाँ पे कुछ और दे देगा, चौथा ऑप्शन, तो याद रखना 3 ये तो अट्रैक्ट करेंगी और बाकी क्या करेंगी, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब मैग्नेट होते हैं भाई कई तरह के, जो मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट, टाइप की बात कर लूंगी तो एक होता है इस तरह का मैग्नेट, देखो इस तरह का, ये नॉर्थ ये साउथ, जो ये बना होता है ना ये घोड़े की नाल के जैसा बना होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक, आपको पीछे से दिखने में दिक्कत हो रही है, आप आगे आ सकते हो। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, हॉर्स के जो पैर होता है ना उसकी जैसी होती है, हॉर्स शू मैग्नेट। सेकंड में बात कर लूंगी किसकी, एक होता है बार मैग्नेट, बार, इस तरह का बार मैग्नेट, नॉर्थ, आइसक्रीम बार लेके आते हैं ना घर पे, तो ऐसी बार, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, थर्ड में बात कर लूंगी एक कौन सा होता है भाई, नीडल, नीडल मैग्नेट, जो सुई के आकार का होता है, इस तरह का बना होता है वो, नॉर्थ साउथ। पूछ लेंगे नीडल मैग्नेट का यूज कहाँ होता है, तो दिशा सूचक में पहले यूज करते थे ना, डायरेक्शन का, पहले डायरेक्शन पता करते थे नेवी आर्मी वाले, तो कैसे पता करते थे, उसके अंदर नीडल मैग्नेट होता था, जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता था, कंपास। पूछ लेंगे कंपास में किसका यूज होता है, तो कंपास में कौन से मैग्नेट का यूज होता है, तो कंपास में होता है नीडल मैग्नेट का यूज। ठीक है, सुई के आकार का चुंबक। अब अगला क्वेश्चन जो यहां से बनेगा, अगर मैं मैग्नेट को ऐसे काट दूं, ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई,
मैग्नेट है मेरे पास, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट क्या है मेरे पास ये है। एक ऑप्शन है मैं मैग्नेट को ऐसे काट दूं, एक ऑप्शन है मैग्नेट को ऐसे काट दूं, तो क्या मैग्नेट पे कोई असर पड़ेगा? क्या मैग्नेट पे कोई असर पड़ेगा? फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट में पड़ेगा या सेकंड में पड़ेगा? ये दोनों में नहीं पड़ेगा, दोनों में पड़ेगा। फर्स्ट में नहीं पड़ेगा और सेकंड में क्या हो जाएगा? इफेक्ट पड़ेगा। उल्टा बोल रहे हो। मैग्नेट है ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है। मैग्नेट को काट दिया जब, तो तुम्हें दो मैग्नेट मिल गए, एक ये नॉर्थ एक ये साउथ, एक ये नॉर्थ और एक ये, तो कोई असर नहीं हुआ पोल्स के ऊपर। कहते हैं जो मैग्नेटिज्म होता है वो ज्यादा कहाँ होता है? पोल्स पे, ध्रुव पे होता है, और मिनिमम कहाँ होता है भाई? सेंटर में होता है। तो जब देखो, जब हमने यहां से इसके पोल्स को काटा ही नहीं तो मैग्नेटिज्म पे कोई असर नहीं, लेकिन यहां हमने मैग्नेट को क्या कर दिया? पोल से ही काट दिया, तो यहां मैग्नेटिज्म जो होगा, जो चुंबकत्व होगा, तो वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाता है, आधा आधा हो जाएगा उसका प्रभाव, और यहाँ पे नो इफेक्ट। तो आपसे देख लेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा गया। पूछ लेगा आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ। अगर इनसाइड पूछ लिया तो साउथ से नॉर्थ। ध्यान रखना ये क्या पूछा है, ठीक है। बाहर जो होगी वो क्या होगी? बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ, और अंदर की तरफ जो होगी वो कौन सी हो जाएगी भाई? नॉर्थ है, ये साउथ है, कौन सी हो जाएगी अंदर की तरफ? साउथ टू नॉर्थ। क्लियर। इसके बाद अगला पॉइंट क्या बनता है? मैग्नेट, ये वाला, ये पूछ लेंगे मैग्नेटिज्म को अगर मैं ट्रांसवर्स काट दूं, ऐसे काट दूं, हाफ कर दूं इसको, या डायग्राम दे देंगे, तो लंबवत काट दूं कैसे इफेक्ट होगा? तो याद रखना मैग्नेटिज्म आधा हो जाएगा, चुंबकत्व का जो प्रभाव है वो आधा हो जाएगा। तो इस तरह से पूछेगा। हाँ, चुंबकत्व का हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, अगर मैं पूछ ले तुमसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मेरा है विद्युत चुंबक की बात कर रहे हैं हम, विद्युत चुंबक, क्या मेरा विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट किस मटेरियल का बना होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका बना हुआ होता है? हाँ गीता, वेरी गुड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक की बात की है, तो विद्युत चुंबक किस मटेरियल का बना है? जल्दी से कमेंट कर दो, किस मटेरियल का बना है भाई? तूने तो लगाई है मेरी क्लास शायद पहले, बता किसकी बनी हुई? मैग्नेटिज्म का करा था, लिख लोगे। किसकी बनी होती है? सॉफ्ट आयरन की, नरम लोहे की। किसका बना होता है भाई? नरम लोहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट किसका बना है? सॉफ्ट आयरन का बना है। परमानेंट पूछ लिया तो, परमानेंट मैग्नेट पूछ लिया तो भाई, परमानेंट मैग्नेट किसका बना है? स्टील का। किसका बना है? स्टील अर्थात इस्पात का। स्टील ही एक ऐसी धातु है, स्टील ही एक ऐसी धातु है जो अधातु के मिश्रण से बनी है। स्टील ही एक ऐसी धातु है जो अधातु के मिश्रण से बनी है। क्या होता है इसके अंदर ऐसा? कार्बन। इसके अंदर कार्बन मिलाते हैं इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, इसको ताकत देने के लिए, ठीक है। तो कार्बन एक कैसा एलिमेंट है? नॉन मेटल में आता है, और वो किसको बनाने में हेल्प करता है? स्टील को। और स्टील क्या है? एक धातु। पेपर में कहता है कि एक ऐसी धातु जिसको बनाने में अधातु का यूज हुआ है, तो कौन है भाई? स्टील, इस्पात, ठीक है। नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन। लोकेश, मंजीत, वेरी गुड भाई। इसके बाद देखेंगे
मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पूछ लेंगे, सिर्फ यूनिट, प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे हम क्योंकि वो टाइम वेस्टेज है। सीजीएस यूनिट पूछेंगे, एसआई यूनिट पूछेंगे। एक मुझे ये बताना किसको सीजीएस, एसआई, एमकेएस, एफकेएस क्या होता है, पता है किसी को? डाउट है? ये मैंने लिखा ना यहाँ पे सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, याद रखेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा करके, ऊपर बता दूंगी। यहाँ पे मैग्नेटिज्म क्या हुआ है मेरा, हाफ हुआ है। अब देखो यहाँ मैं बता रही हूँ, एक होता है सीजीएस यूनिट, एक होती है एमकेएस, सीजीएस, एसआई, एक होती है एफपीएस। पहले क्या होता था, सभी कंट्रीज में आपस में व्यापार होता था, सभी देशों के लोग आपस में व्यापार करते थे। अब कहीं लेंथ को मापने के लिए फुट ले लिया, कहीं सेंटीमीटर ले लिया, कहीं मीटर ले लिया, तो कंफ्यूजन होती थी। कहीं वेट को माप रहे हैं किलो में, कहीं ग्राम में, कहीं पाउंड में। केक लेके आते हो ना तुम, इतने पाउंड का दे दो, पाउंड ही बोल के लाते हो ना। तो ब्रिटेन की थी वो, ब्रिटेन वाले पाउंड यूज करते थे वेट के लिए। ब्रिटेन हमारे पर कितने देशों तक क्या करके गए हैं, राज करके गए हैं। तो कुछ चीजें वहां की है ना हमारे पास, हमारा स्कूल का सिस्टम लगा लो या जो भी। फुट में मापते थे लेंथ को, पाउंड में मापते थे वेट को, और टाइम को मापते थे सेकंड में। इंडिया या फ्रांस में सेंटीमीटर में माप लिया, ग्राम में माप लिया, सेकंड में माप लिया। यहाँ पे लेंथ को मीटर में माप लिया, मास को किलोग्राम में माप लिया, टाइम को सेकंड में माप लिया। तीनों देशों के लोग आपस में कंफ्यूज, भाई कुछ लोग अनपढ़ भी ऐसे नहीं कन्वर्ज कर पाते वो चीज़ों को। तो उन्होंने क्या कहा, एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम बनाओ भाई जो क्या करेगा, सभी पे एक ही लागू करेंगे, सब सिर्फ एक ही। तो उसको बोल दिया एसआई अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ये 1971 में बनाया गया था, एक मीटिंग हुई थी सभी देशों के लोगों की। इंटरनेशनल सिस्टम को बनाया गया कि अब जो भी चीजें मापेंगे हम किस में मापेंगे, एसआई के अकॉर्डिंग मापेंगे। वो कैसा था सिस्टम, किस पूछा जाएगा कि जो एसआई सिस्टम आया वो कैसा सिस्टम था, किसके जैसा था, एमकेएस जैसा था, एफकेएस जैसा था, सीजीएस जैसा था, किसके जैसा था? तो याद रखना वो एमकेएस जैसा था। किसके जैसा था? एमकेएस जैसा था। अब हम लेंथ को मीटर में और वेट की केजी यूज करते हैं बेसिक यूनिट में, और टाइम की सेकंड यूज करते हैं। तो एसआई सिस्टम किसके जैसा है? एमकेएस के जैसा है। 1971 में आया था। एसआई की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम, 1971 में बनाया गया था। अब यहाँ पे सीजीएस यूनिट में पूछ लेंगे कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट बताओ, या मैग्नेटिज्म की कैसे भी पूछ लेंगे कि सीजीएस बताओ, एसआई बताओ। तो क्या बताओगे? सीजीएस क्या हो जाएगी? गॉस। क्या हो जाएगी? गॉस। एसआई क्या हो जाएगी? टेस्ला। क्या हो जाएगी? टेस्ला। ठीक है। अब 1 टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है? 1 टेस्ला कितने गॉस के बराबर होगा? 10 की पावर 4। किसके बराबर होगा भाई? 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होगा। अगर 1 गॉस में कितने टेस्ला होते हैं तो वो पूछ लिया तो करो करो। देखो 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10 की पावर 4। 1 गॉस में कितने टेस्ला होते हैं? 10 की पावर -4। ठीक है, 10 की पावर -4। लास्ट में देखोगे येलो शर्ट, 1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस। अगर पूछ लिया 1 गॉस में कितने टेस्ला, तो 10 की पावर -4। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। अब पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि जो अर्थ है, अर्थ मेरी वो एक मैग्नेटिज्म की तरह काम करती है, कोई भी चीज उसकी तरफ चिपक जाती है। हम ऊपर से मैं पेन को डालूंगी तो नीचे गिरेगा। क्या रीजन है, क्या क्या किस वजह से चिपक जाती है सारी चीजें? ऐसा क्या है अर्थ के अंदर? ग्रेविटेशनल फोर्स तो है। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो एक मैग्नेट की तरह काम करती है? अर्थ जो मेरी है, अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करती है, क्योंकि इसके अंदर निकल होता है और आयरन होता है। नीचे बहुत गर्मी होती है तो निकल और आयरन पिघली हुई अवस्था में होता है, तो हाई मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाई चुंबकत्व पैदा होता है, तो कोई भी चीज क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं अर्थ की एक परत का नाम निफे। सुना? निफे,
हिस्ट्री ज्योग्राफी करी होगी तो निफे सुना है, निफे तुमने सुना होगा। तो निफे नाम रखा ही किसकी वजह से गया है, नी से निकल और एफ से क्या आएगा, आयरन, निफे। आयरन के अंदर जो मेरी धरती है वो क्या करती है, भू चुंबकत्व की तरह काम करती है। तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, निकल और आयरन। क्या पाया जाता है, निकल और आयरन। कौन सी स्टेट में पाया जाता है, मोल्टी स्टेट में। यहां से नहीं बनेगा क्वेश्चन। मैग्नेट का यूज कहां कहां होता है, डेबिट कार्ड में, एटीएम मशीन में। पीछे डेबिट कार्ड के पीछे वो देखा होता है पतली सी लाइन होती है, वो किसकी बनी होती है, मैग्नेट की। और कहाँ यूज होता है, मेमोरी कार्ड में यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है, डायनेमो में यूज होता है। बहुत कम पूछा जाएगा। मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट में, यहाँ से पूछा जाएगा। परमेबिलिटी, मैग्नेटिविटी वो नहीं पूछे जाएंगे तुमसे, ठीक है। चलो आगे, क्लियर सभी को। क्रोड लेयर, ग्रेविटी, मोल्टेड आयरन, मुकेश ढाका, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर, ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन आजकल का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन मिलते हैं खूब। तो देखोगे ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है इंक्रीज डीसी वोल्टेज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज, इंक्रीज डीसी वोल्टेज या टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का यूज, गुरनीश तो अभी मैग्नेट में ही है, लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे तो हाफ हो जाएगा मैग्नेटिज्म, बिल्कुल, ठीक है। अब देखोगे ट्रांसफॉर्मर के इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में देंगे, पहले ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ते हैं। जो मेरा ट्रांसफॉर्मर है, पहला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर है का सिद्धांत किसने दिया था, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत किसने दिया था, बता सकते हो कोई, बोल बोल। कहाँ वो कॉपी बेच दी क्या, कहाँ गए वो रजिस्टर जो बनवाए थे क्लास में। ट्रांसफॉर्मर माइकल फेराडे ने, किसने दिया था, माइकल फेराडे ने। कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है मेरा ट्रांसफॉर्मर, तो म्यूचुअल इंडक्शन पर, स्वप्रेरित या प्रेरण, स्वप्रेरण पर करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत दिया किसने, माइकल फेराडे ने। सेकंड, म्यूचुअल इंडक्शन अर्थात स्वप्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर याद रखोगे, ट्रांसफॉर्मर जो है मेरा रेगुलेट करता है किसको, वोल्टेज को। बस ये लाइन याद कर लो एक, कि जो ट्रांसफॉर्मर है किसको रेगुलेट करता है, वोल्टेज को। किसको रेगुलेट करता है, वोल्टेज को। वोल्टेज को रेगुलेट करेगा तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा। कैसे, क्योंकि जो मेरा ट्रांसफॉर्मर होता है वो दो तरह का होता है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर कितनी तरह का होता है भाई, एक होता है स्टेप अप और एक कौन सा होता है, स्टेप डाउन। स्टेप अप जो वोल्टेज अगर घरों में कम आई है तो उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और स्टेप डाउन क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो स्टेप अप की अगर मैं बात कर रही हूं तुम्हारे सामने, तो स्टेप, कमेंट्स नहीं गए भाई, अगर मैं स्टेप अप की बात कर रही हूं, स्टेप अप, तो यहां मान के चलते ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है और इसके अंदर जो कॉइल लगी है ये, और यहाँ पे कौन सी है, इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल अर्थात प्राथमिक, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। अगर बढ़ाना है तो कम से ज्यादा पूछा जाएगा। स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं कि कम। दोबारा देखोगे, स्टेप अप जो क्या करेगा, कम से ज्यादा को करेगा, बढ़ाएगा। तो पूछ लेगा स्टेप अप में नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी लेस होते हैं कि ज्यादा होते हैं, तो प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में क्या होते हैं,
ज्यादा। अगर मैं बात कर लूं स्टेप डाउन की, सर कमेंट्स गए, ठीक है, अगर मैं बात कर लूं सेकंड किसकी, स्टेप डाउन की, तो देखेंगे स्टेप डाउन में क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स क्या होती है, टन्स ज्यादा होती हैं, और सेकेंडरी में क्या होती हैं, कम होती हैं, कंपेयर करेंगे तो, ठीक है, एक डिफरेंशिएट ये होगा। तो ट्रांसफॉर्मर माइकल फैराडे ने दिया, इलेक्ट्रो किसके ऊपर काम करता है, इंडक्शन के ऊपर करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। कितनी तरह क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इंपॉर्टेंट लाइन याद करने के लिए क्या बोला था कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किसको रेगुलेट करता है, वोल्टेज को। अगर वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है तो एसी मतलब जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम भी हो सकती है और क्या हो सकती है भाई, ज्यादा भी हो सकती है। हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा आता है, एसी की डीसी, एसी। जो करंट होता है ना, करंट, इसको लास्ट में करवाती इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, यहाँ पे खाली स्लाइड्स पड़ी है मेरे पास। जो करंट है ना, देखो करंट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अर्थात विद्युत धारा। जो करंट होगा ना, करंट का मतलब क्या होता है, धारा का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ से पानी डाल दूं तो पानी की धारा, मैंने यहाँ से दूध डाल दिया तो दूध की धारा बन गई ना। तो इसी प्रकार से करंट अर्थात धारा क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा, कौन सी धारा, विद्युत धारा। और विद्युत कब होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो जो लिख लेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज यानी कि मेरा जो आवेश है वो कैसे मूव कर रहा है, उसका रेट क्या है, उसकी दर क्या है। यहाँ पे रेट प्राइस वाला रेट नहीं है, ठीक है। कौन सा रेट है, रेट का मतलब यहाँ पे टाइम की बात की गई है। किसकी बात की गई है, टाइम की, कि मेरा जो चार्ज है, मेरा आवेश है, वो कितने टाइम में मूव कर रहा है, वो मेरा क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, इक्वेशन समझ लो बस। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। यहाँ पे I क्या है मेरे पास, करंट। Q क्या है यहाँ पे मेरे पास, चार्ज, जिसको मैंने क्या बोला है, आवेश। T क्या है यहाँ पे भाई, टाइम। क्या है भाई, टी, टाइम। तो चार्ज, कितना चार्ज इस वायर के अंदर से गया और कितना टाइम लिया, वही क्या बन गया मेरा करंट। इस वायर के अंदर से कितना चार्ज गया और कितने टाइम में गया, वो क्या बन गया मेरा करंट। तो देखो चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलाम। अगर मैं तुमसे पूछूं चार्ज की SI सीजीएस यूनिट क्या होती है, चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम सब बता देंगे। चार्ज की सीजीएस यूनिट पूछता है जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो स्टैटिक कूलाम। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, स्टैटिक कूलाम, ठीक है। चार्ज की यूनिट कूलाम, चार्ज की सीजीएस यूनिट स्टैटिक कूलाम। चार्ज कितनी तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, दो तरह का। सबसे पहले चार्ज के बारे में किसने बताया, चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लिख ले, फिर पूछूंगी ना, नहीं आता पाएगा, लिख। आई यहाँ पे करंट है, क्यू चार्ज है, टी टाइम है, ठीक है। अब करंट जो होगा मेरा, आई क्या है मेरे पास यहाँ पे करंट, तो क्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास, चार्ज है, यानी कि कूलाम बाय सेकंड। करंट की यूनिट क्या बन गई, चार्ज को हम डिनोट कर, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। कूलाम बाय सेकंड, कूलाम बाय सेकंड को एग्जामिनर क्या पूछेगा कि कूलाम बाय सेकंड को क्या लिख सकते हैं हम, एम्पियर। करंट को किसमें, करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर। या तो एम्पियर दे देगा, एम्पियर नहीं देगा, सोचेगा ज्यादा शाना बन लूं, तो क्या दे देगा, कूलाम बाय सेकंड। क्या दे देगा, कूलाम बाय सेकंड। इसके बाद देखेंगे करंट को किसमें मापते हैं हम, करंट इज मेजर्ड इन, करंट इज मेजर्ड इन, करंट को किसमें मापते हैं, करंट की इकाई एम्पियर। करंट को किस इंस्ट्रूमेंट में मापेंगे, एमीटर। किस में मापेंगे, एमीटर।
अगर पूछ ले तुमसे वोल्टेज को किस में मापेंगे तो वोल्ट मीटर में। अगर तुमसे पूछ लिया स्मॉल करंट को किस में मापेंगे, करंट को तो मापेंगे एमीटर में। अगर पूछ लिया स्मॉल करंट इज मेजर्ड इन, स्मॉल करंट को किस में मापेंगे, लिखोगे स्मॉल करंट इज मेजर्ड इन गैल्वेनोमीटर। किस में माप रहे हैं, गैल्वेनोमीटर। ये याद रखोगे। वो करंट जो बहुत कम वैल्यू का, जैसे माइक्रोज में, मिलीज में 10⁻³ 10⁻⁻6, इतना छोटा करंट किस में मापते हैं हम, गैल्वेनोमीटर में। अब क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से क्या क्वेश्चन सेट करता है देखो। ये तो गुलाम बाई सेकंड पूछ सकता है पहला क्वेश्चन, ये नहीं पूछेगा। ये बहुत पुराना पैटर्न का क्वेश्चन हो गया कि करंट को किस में मापेंगे, एमीटर में, और स्मॉल करंट को किस में मापेंगे, गैल्वेनोमीटर में। अब पूछेगा वो क्या हमसे कि मेरे पास गैल्वेनोमीटर है भाई, और गैल्वेनोमीटर को मैं चेंज करना चाहती हूं किस में, एमीटर में। ठीक है, तो मैं कैसे चेंज करूंगी, क्या लगाऊंगी मैं यहां पे, ठीक है बता दो जल्दी से। बोलो बोलो आंसर दो एक आधा तो। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या लगाऊंगी, मैं रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध होता है, उसको मैं क्या कर दूंगी, रेजिस्टेंस को किस में लगा दूंगी, पैरेलल अर्थात समानांतर में लगा दूंगी। जैसे कैसे कि मान के चलते हैं यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे मेरे पास क्या लगा दिया मैंने, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। जब पैरेलल में लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, एमीटर में। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शंट, और शंट के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैं, मेरा गैल्वेनोमीटर होता है, लास्ट में देखोगे गैल्वेनोमीटर होता है स्मॉल करंट को मापते हैं, एमीटर में लार्ज करंट को मापते हैं। जब मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करूंगी तो मैं रेजिस्टेंस को किस में लगा दूंगी, पैरेलल में, और इसी को क्या बोलते हैं हम, शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात उठी है तो रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं। अच्छा पहले करंट के बारे में सुन लो। करंट के बारे में पढ़ा हमने, तो करंट में होता है एक एसी करंट, एक एसी, और दूसरा कौन सा होता है भाई, टाइप्स ऑफ करंट। जो करंट है उसके टाइप्स, पहला अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा कौन सा, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग और दूसरा कौन सा है भाई, डायरेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में, और डायरेक्ट कौन सी होती है, दिष्ट धारा। एसी जो फ्रीक्वेंसी होती है, पहले एसी के बारे में सुनेंगे। जो एसी होता है हमारे घरों में, जो एसी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है। हमारे घरों में जो क्या आती है भाई, एसी लाइट आती है, एसी आती है ना हमारे घरों में, तुम्ही ने बोला एसी जो आता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वोल्टेज में तो 220, फ्रीक्वेंसी में 50 हर्ट्स। अब हर्ट्स से समझ, एक क्वेश्चन बना लो कि फ्रीक्वेंसी के बारे में किसने बताया था, हर्ट्स ने बताया था। ठीक है, तो 50 हर्ट्स की आती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो यूएस से चाइना के, जिसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्स होती है, उनको हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 60, और हमारी घरों में जो लाइट आती है, इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50। वोल्टेज में पूछ लेंगे कि वोल्टेज ये फ्रीक्वेंसी है भाई, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है पता है, फ्रीक्वेंसी कर रही, फ्रीक्वेंसी क्या होती है पता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बार साइकिल्स आएंगे, ये साइकिल्स, जैसे ये 1 साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल। तो जो एसी है ना वो 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स करती है।
तो जो एसी की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50। वोल्टेज पूछ लेंगे कितनी है? 220। ये तो डोमेस्टिक की है जो घरों में आती है। अगर पूछ ले फैक्ट्री वगैरह में कमर्शियली जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है? 440। कितनी आती है? 440। गाना नहीं सुना वो 440 वोल्ट लगा छूने से तेरे, गाना है ना वो, सबसे हाई वोल्टेज जो लगती है वो वही है। तो कमर्शियली जो है वो 440 है, डोमेस्टिक का 220 है। तो इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकती है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकती है। करंट एसी की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, 50 ही रहेगी। तो क्वेश्चन पेपर में सेट करता है ट्रांसफॉर्मर में क्या चेंज नहीं होता, तो ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी 50 है तो 50 ही रहती है। क्लियर? इसके बाद देखेंगे, इसमें पूछा जाएगा क्या एसी में बैटरी चार्जिंग पॉसिबल है? बैटरी चार्जिंग, क्या एसी में बैटरी चार्जिंग पॉसिबल है? दिष्ट के बारे में, आप एसी चल रही ना, एसी पढ़ते हैं। क्या बैटरी चार्जिंग एसी में पॉसिबल है? क्यों? तुम्हारे घरों में जो तुम चार्जर से फ़ोन को चार्ज करते हो, फ़ोन को चार्ज करते हो तो फ़ोन के अंदर बैटरी होती है, तो एसी आ रहा है घरों में तो क्या चार्जिंग हो रही है? हो रहा है ना चार्ज। एसी में लिखोगे बैटरी चार्जिंग इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैंने क्या लिखा है? नॉट पॉसिबल। तो जो अडेप्टर होता है ना, जो फोन का अडेप्टर होता है, वो अडेप्टर किसकी तरह काम करता है? रेक्टिफायर की तरह काम करता है। जो क्या करता है, जो घरों में एसी आई है उसको किस में चेंज कर देगा? दो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा पहला कि क्या बैटरी चार्जिंग एसी में पॉसिबल है, तो नो, नहीं है पॉसिबल। एसी जो चार्जर होता है उसमें अडेप्टर लगा होता है, इसलिए एग्जांपल दिया मैंने कि तुम्हें याद रहेगा कि घरों में एसी आई थी और बैटरी चार्जिंग में डीसी यूज होती है, तो एसी को डीसी में चेंज कौन करता है भाई? रेक्टिफायर। कौन करता है? रेक्टिफायर। अब एसी से डीसी में तो रेक्टिफायर करता है, डीसी से एसी में कौन करता है? डायरेक्ट करंट। बैटरी चार्जिंग को हमने घरों में इन्वर्टर वगैरह में जो भी जनरेटर होते हैं चार्जिंग कर ली, उसको अब करंट के रूप में यूज करेंगे। तो डीसी को एसी में कौन चेंज करता है? इन्वर्टर। कौन करता है भाई? इन्वर्टर। तो ध्यान रखना, एसी को डीसी में रेक्टिफायर और डीसी को एसी में कौन करता है? अब डीसी की बात करते हैं। चलो, एसी के क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, अब डीसी की बात करते हैं, डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, दिष्ट धारा की बात करते हैं। जो दो दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा जो डायरेक्ट करंट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उसकी आवृत्ति क्या होती है? 0। क्या होती है आवृत्ति? 0। इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसे होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी साइकिल चेंज होता है, ये साइकिल चेंज होता है, सेम रहते हैं। तो डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी आवृत्ति क्या होती है भाई? 0 होती है। ठीक है। इसमें मोबाइल फोन की जो बैटरी है ना, मोबाइल बैटरी चार्जिंग पॉसिबल, इसी में बैटरी चार्जिंग पॉसिबल होती है, एसी में पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, नोट नहीं कर रही? इसके बाद देखेंगे जो अगला क्वेश्चन बनता है, यहीं पे मैं तुम्हें ओम्स लॉ भी बता रही हूं, रेजिस्टेंस भी करवा देती हूं। यहीं पे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध के बारे में बताया था किसने? साइमन ने। किसने बताया था? साइमन ने। ओम साइमन नाम था इसका। ठीक है। ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुकेश ढाल। एसी और डीसी में से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन होता है? हैं? एसी या डीसी? मिक्स दे रहे हो आंसर। डीसी किस किस का है? ठीक है। डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम है,
एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है, तो तुम्हें एक बार कम एक बार कम, मतलब एक बार ज़्यादा एक बार कम तुम बच सकते हो, और उसमें तो एकदम से ही बहुत तेज करंट आता है। तो डीसी में बचने के चांसेस बहुत कम हैं, और एसी में क्या है भाई, ज़्यादा है। आ रही हूँ कुलदीप, कोयल को भी रिपीट करूंगी, अभी वहीं पे पहुंचूंगी क्वेश्चन में, पहले ये समझ लो। कोयल को भी रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध किसने दिया था, ओम साइमन ने दिया था। किसने दिया था, ओम साइमन ने दिया था, और इसने रेजिस्टेंस के बारे में बताया। तो देखो 3 चीज याद रखोगे, एक V होती है, एक I होती है, और एक R होता है। एक वोल्टेज होती है, I से करंट होता है, करंट तो पढ़ा हमने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू Q बाई T, और Q की यूनिट क्या थी भाई, कुलाम, और सीजीएस यूनिट क्या थी, स्टैटिक कुलाम। क्या थी, स्टैटिक कुलाम। सर 2-3 पेज ऐड हो सकते हैं, ठीक है। साइमन ओम ने दिया था, V से क्या होती है वोल्टेज, I से क्या होती है करंट, R से क्या होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। V से क्या होती है वोल्टेज, I से क्या होता है करंट, R से क्या होता है रेजिस्टेंस। अब देखो ये लगा लो, ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज हम है, करंट क्या हो तुम सब लोग हो, और R क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। कैसे, वोल्टेज क्या करती, किसी भी चीज को धक्का लगाती आगे बढ़ाने के लिए। हम क्या है, तुम्हें धक्का लगा रहे हैं आगे पेपर क्लियर करवाने के लिए, फोर्स लगा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं सुबह से शाम तक। और करंट क्या है यहाँ पे, तुम सब लोग हो जो तुम क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। अब तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, फोन है, कुछ रिलेटिव्स हैं, तुम्हारा फेसबुक है, तुम्हारा इंस्टाग्राम है, तुम्हारा व्हाट्सअप है, तुम्हारे यूट्यूब है। तो ये सब क्या है, प्रतिरोध हैं जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो साइमन ने क्या बताया, याद रखना, मैंने क्या बोला, V वोल्टेज है, I क्या है करंट है। तो देखोगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितनी ज्यादा मोटिवेट हम तुमको करेंगे, जितना ज्यादा तुम्हें पढ़ाएंगे, जितना ज्यादा तुम्हें क्या करेंगे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तुम उतना ही तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि I तो तुम हो ना, करंट तो तुम हो। तो V अगर बढ़ रहा है तो I में भी फर्क पड़ रहा है। टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा तो तुम उतना ही तो आगे बढ़ोगे। अगर V की वैल्यू कम है, तुम मोटिवेट नहीं हो, क्लास में आके तुम्हें क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है, आए बैठे एसी में चले गए। तो वोल्टेज कम है तो करंट भी क्या है, कम है, याद रखोगे। तो देखोगे अब उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे R ले आया। तो R किसके इक्वल हो गया, V बाय I के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, V बाय I के बराबर हो गया। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वोल्टेज अपॉन में करंट के बराबर होता है, ठीक है। तो पूछ रहेगा रेजिस्टेंस किस किस चीज पर निर्भर करता है, प्रतिरोध है मेरा किस किस चीज पर निर्भर करता है। अब बता देंगे, ओम साइमन ने दिया था R मेरा V बाय I के बराबर होता है। तो पूछ लेंगे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। मैं इसको रब करूंगी, ऑनलाइन वालों जल्दी जो नोट करना है कर लो, और तुम भी नोट कर लो, क्योंकि मेरे पास आगे मैंने स्लाइड्स कम डालनी है, ठीक है। तो याद रखोगे, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे क्या करूंगी और ऐड करूंगी इसमें, जितना ज्यादा हो सकेगी, जितनी कोशिश हो सकेगी, क्रैश कोर्स है उतना ज्यादा पढ़ के जाएंगे। फैक्टर किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो पहला लिखेंगे किसके ऊपर करता है भाई, मटेरियल लेंथ के ऊपर लिखो। पहले तो मेरा जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लंबाई के ऊपर, एरिया अर्थात क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। कौन, रेजिस्टेंस, कौन, प्रतिरोध, ठीक है। हो गया सभी को, कर दूं रब। देखेंगे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, तो जो मेरा रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध है, तो दो तरह का हमने बात कर ली रेजिस्टेंस के बारे में। तो एक रेजिस्टेंस वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक तो कह दिया हमने लेंथ पे करेगा, एक हमने कह दिया भाई एरिया पे करेगा। कैसे, मैंने एक वायर ली, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था, सिर्फ एग्जांपल से तुम्हारे दिमाग में
घुसा रही हूँ मैं कि वोल्टेज क्या करता है, किसी चीज को आगे बढ़ाता है, करंट क्या है। ठीक है, तो इसे तुम सोल्व कर पाओगे, तुम्हें समझ आएगा कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है जो रोकेगा। ठीक है, तो देखोगे ये मेरे पास वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा था, और वायर कैसी, भीड़ी सी तो होती है, पतली सी तो होती है, तो वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो रेजिस्टेंस पैदा होगा, प्रतिरोध पैदा होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उतनी स्पीड से टकराने में रह जाएंगे। एक मैंने कह दिया मैं लंबी वायर ले लेती हूँ अब की बार, तो अब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाओ, तो अब एक तो इतने स्पेस में टकराते हुए चल रहे थे, अब पूरे स्पेस तक सेना फैली हुई है, हर जगह से लड़ते हुए निकलेंगे आगे, तो यानी कि और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ आई? यहाँ पे कम सेना थी, कम इलेक्ट्रॉन थे, तो कम टकराए, और कम टकराए तो रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस पैदा तो होगा, पर जैसे ही लेंथ को बढ़ाई, ज्यादा एरिया में क्या कर रखी थी, सेना फैला रखी थी, तो ज्यादा एरिया में ज्यादा टकराना पड़ा, तो ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा हुआ। तो याद रखोगे लेंथ का क्या इफेक्ट बताया है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, या L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R लिख लो, कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ को तुम बढ़ाते जाओगे, उतना ही रेजिस्टेंस क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर मैं बात करूं सेकंड एरिया की, अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं तो मैं कह रही हूं इसका तो अपोजिट रिलेशन है भाई, सॉरी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/A है। क्यों? एक तो मैं एरिया इतना ले रही थी, इलेक्ट्रॉन टकराते हुए चल रहे थे, एक मैं एरिया ले रही हूँ इतना ज्यादा, तो उसमें कम टकराएंगे। समझाने के लिए, तुम्हारे दिमाग में घुसाने के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ ये। तो जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, कम। यहाँ पे लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ डायरेक्टली रिलेशन है, और यहाँ पे क्या है, अपोजिट। हाँ, डायरेक्ट करंट होता है, वही बताया मैंने भी। जब तुम इसको फर्स्ट नाम दे दो और इसको दे दो सेकंड, तो कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, जब तुम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाओगे तो रो L/A। ठीक है, और ये जो रो आएगा ये रेजिस्टिविटी होगी। तो पूछ लेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर भी करता है। एक तो तुम करंट को फ्लो करवाओगे आयरन में से, सही मूव करेगा। एक तुम करंट को मूव करवाओगे किस में से, प्लास्टिक में से, एबोनाइट से, तो उसमें करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। तो याद रखना मटेरियल के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर मेरा रेजिस्टेंस क्या करता है, निर्भर करता है, मेरा प्रतिरोध क्या करता है भाई, निर्भर करता है। क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले एक बार बता दो, क्या सबको सब कुछ समझ आ रहा है कि ऐसे ही चल रही है क्लास इतने टाइम से? समझ आ रहा है भाई सभी को? कुलदीप, पप्पू, अंजलि, लोकेश, जल्दी से आंसर दे दो। मुकेश, ठीक है। तो आप देखेंगे हमने बात कर ली इसकी करंट की, चार्ज समझ में आ गया, करंट समझ में आ गया, आवेश दो तरह का होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, पॉजिटिव नेगेटिव, धनावेश ऋणावेश। ठीक है, अब करंट समझ लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यूब, I इज इक्वल टू Q/T। क्यों यहाँ पे चार्ज था, T यहाँ पे टाइम था। CGS MKS सिस्टम कुछ कुछ समझ आ गया सारा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, पहुंच पाओगे। रेजिस्टेंस समझ में आ गया सारा। गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट, गैल्वेनोमीटर और में किसको मापते हैं, स्मॉल करंट को। एमीटर में किसको मापते हैं, लार्ज करंट को। अगर पूछ लिया करंट को किस में मापते हैं, ना लार्ज दिया ना स्मॉल दिया, तो एमीटर लगाओगे। ठीक है, तो देखेंगे लार्ज करंट को एमीटर में, स्मॉल करंट को एमीटर। करंट की इकाई क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। और एम्पियर किसके बराबर बताया था, याद करना, इक्वेशन लिखी थी I इज इक्वल टू Q/T। Q क्या था, चार्ज, तो Q/ अगर तुम्हें दे दिया चार्ज बाय टाइम या चार्ज बाय सेकंड दे दिया, तो चार्ज बाय सेकंड भी सेकंड आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि चार्ज बाय सेकंड को ही तो हम एम्पियर लिख रहे हैं ना। समझ आई बात? इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, और अगर मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना चाहती हूं तो रेजिस्टेंस को किस में लगा दूंगी, पैरेलल में लगा दूंगी, और उसी को क्या बोलेंगे, शंट। क्या बोलेंगे, शंट। शंट लगा दिया।
पैरेलल वाले न्यूमेरिकल भी करवा दो। बिल्कुल 1 क्लास 2 क्लास और लूंगी भाई, उसमें और बताऊंगी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट कनकेव, कन्वेक्स लेंस, वो सारे और उसके न्यूमेरिकल वो भी करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। तो देखो आज मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से समझ आ गया है। टेम्परेरी परमानेंट मैग्नेट में पूछ ले किसका बना होता है, निकल आयरन कोबाल्ट होते हैं, कहाँ क्या यूज होता है, समझ में आया तुम्हें? सीजीएस यूनिट, गॉस, एसआई यूनिट, टेस्ला बता दोगे। 1897 में हु डिस्कवर्ड बल्ब, बल्ब के बारे में किसने बताया था? माइकल फेराडे ने, लुई पास्चर ने, एजी बेल ने, या थॉमसन अल्वा एडिसन ने? ऑल क्लियर भाई, चलो यह बहुत अच्छी से समझ में आ रहा है। एमीटर को सीरीज में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। अगर गैल्वेनोमीटर को पूछ ले तुमसे एक क्वेश्चन, और यहां पे बता देती हूं, अंजलि ने पूछा है शायद। अगर मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज किया तो मैंने किस में लगाया रेजिस्टेंस? पैरेलल में लगाया। अगर मैं गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दूंगी एमीटर में तो यहां पे मैं रेजिस्टेंस किस में लगाऊंगी? सीरीज में। किस में लगाऊंगी? सीरीज में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनेगा। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलेंगे तो रेजिस्टेंस पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर को अगर मैं एमीटर में चेंज करूंगी तो किस में आ जाएगा? सीरीज में। अब बताओ 1897 में हु डिस्कवर्ड बल्ब, बल्ब के बारे में किसने बताया था? थॉमसन अल्वा एडिसन ने, ठीक है। तो बताओ लुई पास्चर ने क्या बताया था? पाश्चीकरण की जो प्रोसेस है ना, दूध वाली, दूध को दही में बदलना, पाश्चराइज करना दूध को। हमारे घरों में दूध के पैकेट्स आते हैं, वो पाश्चराइज होके आते हैं। तो पाश्चीकरण किया, पूछ लेंगे किसने किया था भाई? लुई पास्चर ने। माइकल फेराडे का अभी भी पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल किसने दिया है? माइकल फेराडे ने। और इसने एक के बारे में और बताया था माइकल फेराडे ने कि अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट दूं और वो मुझे केमिकल इफेक्ट शो करे, विद्युत का रासायनिक प्रभाव भी माइकल फेराडे ने दिया था। किसने दिया था? माइकल फेराडे ने। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी को करवाऊंगी बहुत अच्छे से, वहां तुम्हें बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। अब देखो, अब इसका आंसर तुम दोगे, जल्दी से बता दो। जर्नली वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। कि जर्नली हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं दो एंड में जो दिया गया है भाई सर्किट में, उनके डिफरेंस को मापने के लिए। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टमीटर जर्नली कनेक्टेड इन, कि वोल्टमीटर मेरा किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल में। किस में होता है? पैरेलल अर्थात समानांतर में, ठीक है। तो याद रखना किस में हो जाएगा ये? पैरेलल में। ये आ गया था समझ में? स्टेप अप क्या होता है? अब देखो क्वेश्चन था कुलदीप का कि मैम कोयल के बारे में बताओ। जो मेरी कोयल्स होती है ना भाई, ये ऐसा होता है ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर में ये जो लगी होती है ना, ये ऐसी कोयल्स होती हैं, ठीक है। इनको कोयल बोला है, ये प्राइमरी कोयल है, और इधर वाली क्या है भाई? सेकेंडरी कोयल है। अगर प्राइमरी कोयल कम है सेकेंडरी कोयल से, मैंने कहा सेकेंडरी कोयल क्या है भाई? ज्यादा है। तो सेकेंडरी कोयल अगर ज्यादा है तो कौन सा बन जाएगा? स्टेप अप। अगर नंबर ऑफ कोयल्स इन प्राइमरी लेस हैं सेकेंडरी के, तो कौन सा बन जाएगा? स्टेप डाउन। ट्रांसफॉर्मर में क्या ट्रांसफॉर्म होती है? वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होती है। क्या ट्रांसफॉर्म होती है? मैंने कहा था एक लाइन याद रखना, ट्रांसफॉर्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है? वोल्टेज। अगर वोल्टेज ट्रांसफॉर्म हो रही है तो करंट एसी अपने आप ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी। तो इन ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या रहती है? सेम रहती है। कैसी रहती है भाई? सेम रहती है, नेवर चेंज्ड, ठीक। एक क्वेश्चन ये बनेगा। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहां से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना प्रिंसिपल का पूरा नाम। प्रिंसिपल का नाम यहां पे करना भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत
चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर के बारे में माइकल फैराडे ने बताया, क्या रेगुलेट करता है? ये वोल्टेज रेगुलेट करता है। अगर ये वोल्टेज रेगुलेट करता है तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे करंट जो है ना मेरा, वो इंक्रीज भी कर सकता है और मेरा डिक्रीज भी कर सकता है। अगर इंक्रीज करेगा तो स्टेप अप और डिक्रीज करेगा तो स्टेप डाउन। ये क्वेश्चन बने थे। और क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से? प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? प्राइमरी क्या करती है? प्राइमरी क्या करती है? प्राइमरी कोयल स्टेप डाउन भी कर सकती है, हाँ इनटेक तो करती है। तो पेपर में पूछा गया प्राइमरी में जो नंबर ऑफ कॉइल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो इंक्रीज करवाएगी कि डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स कम है तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पे करंट कम होगा। तो प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफॉर्मर में, वो स्टेप अप भी करवा सकती है और स्टेप डाउन भी करवा सकती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की बात कर ली हमने। जनरेटर पूछ लिया जाएगा, जनरेटर किसको किस में बदलता है? यहाँ पे एक पॉइंट डाल रही हूं मैं, जो जनरेटर है इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के, कई बार पूछ लेता फिर ये रह जाएगा पॉइंट। जनरेटर पूछ लेगा या मोटर पूछ लेगा कि मोटर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदलती है, जनरेटर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदलता है। तो जनरेटर लिखोगे मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा, ये कौन सी ऊर्जा है मेरे पास? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और जो मोटर है मेरी, मोटर का काम क्या है भाई? यहां बता देती हूं, जो मोटर है, मोटर का काम क्या है? कौन सी एनर्जी हो कौन सी एनर्जी में चेंज करेगा। घरों में कौन सी एनर्जी होती है? मोटर चलाते हो, स्विच को ऑन करते हो, कौन सी एनर्जी दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देती है वो? मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गई? मैकेनिकल में। किस में बदल गई भाई? मैकेनिकल में। ठीक है, जनरेटर क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल को किस में बदल देगा? ठीक है, और क्या क्वेश्चन बनेगा? पूछा जाएगा शॉक कौन देता है? एसी देता है डीसी? शॉक, तुम्हें शॉक वेव्स जो होती हैं, शॉक वेव्स जो होती हैं वो कौन देता है? एसी देता है या डीसी देती है? शॉक एसी देगी ना। शॉक झटके, एक बार ज्यादा एक बार कम, एक बार ज्यादा एक बार, और डीसी तो डायरेक्ट करंट है तो ये शॉक नहीं देता, ये तो सीधा मार ही देगा। तो ये हमें क्या देता है? शॉक देता है। तो शॉक वेव्स किस में प्रोड्यूस होती है? एसी में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, स्टेबलाइजर लगे होते हैं ना घरों में, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं किसको? वोल्टेज को। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारे ट्रांसफॉर्मर किस मटेरियल का बना है? किसका बताया था? आयरन में किसका बना ट्रांसफॉर्मर बना है? ट्रांसफॉर्मर फेरोमैग्नेटिक का। याद कर लोगे क्या? फेरोमैग्नेटिक। परमानेंट मैग्नेटिक पूछ लिया, टेम्परेरी मैग्नेट पूछ लेंगे, तो जो जो लिखवाया है वो याद कर लेंगे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है हरीश प्रजापति, अभी अभी बताया है। मुकेश इलेक्ट्रिकल 2। क्लियर सभी को? सब कुछ समझ में आ गया है? अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है करवाए हुए में से तो जल्दी से बता दो, अदरवाइज मैं क्लास को खत्म कर रही हूँ। ठीक है, ये टाइम आ गया तुम्हें बाय बोलने का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एम्पलीफायर भी इन्हीं में आता है क्या मैम? एम्पलीफायर जो होता है अपू, वो क्या करता है? देखो, लो फ्रीक्वेंसी की जो वेव आई वो हमारे लिए किसी काम की नहीं, तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देगा।
ठीक है, जिसका हम यूज कर सकते हैं। एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देगा। ये जो होता है ना, ये ऐसे जो वेव होती है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो जो इसको बढ़ा देगा वो एम्पलीफायर है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे, एम्पलीफायर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी की वेव को हाई फ्रीक्वेंसी की वेव में बदल देगा। ठीक है मैम, ट्रांसफॉर्मर भी इसी का बना होता है, बता दिया। और बोलो भाई डाउट सभी को, अगर किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, वरना क्लास को खत्म करती हूँ। अगर नेक्स्ट टॉपिक करवाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, तो क्या करता है भाई ट्रांसफॉर्मर यूज्ड आइदर इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और सबके आंसर हो गए थे। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, रेडियो वेव, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बता दो किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो, सारी स्लाइड्स दिखा रही हूँ। हाँ, इलेक्ट्रिक ट्रम, इलेक्ट्रिक ट्रम क्या बताई? हाँ, अच्छा, इलेक्ट्रिक ट्रम का आविष्कार किसने किया था? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बना। दिखाना मुझे, क्वेश्चन दिखाना अभी। जल्दी से बता दो किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो। अगर क्लास सभी को सब कुछ समझ आया तो मेरे को बता दो, थम्स अप करके दे दो। क्योंकि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं उनका मैं फेस एक्सप्रेशन से पहचान पाती हूँ कि उनको समझ आया कि नहीं आया। तुम्हारा सिर्फ कमेंट से ही मैं पता कर पाऊंगी कि तुम्हें से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या क्लास कैसी लगी तुम्हें, क्या कुछ समझ आया, क्या तुम्हारे लिए बेनिफिशियल थी या ऐसे ही थी, सब कुछ सर के ऊपर से गया। जल्दी से बता दो, क्लियर है या थम्स अप, दोनों में से कोई भी कमेंट करके जल्दी से बता दो भाई, ताकि मैं समझ पाऊं कि तुम्हें क्लास समझ आई है। अभी देखती हूँ। अभी आ रही हूँ, मैं देखती हूँ। पैरेलल और सीरीज वाला बता दो दोबारा से। ठीक है मुकेश ढाका, पैरेलल सीरीज का जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है वो पूरा टॉपिक है, मैं उसको करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, वो टॉपिक करवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर किसी सबको क्लियर है तो जल्दी से बता दो भाई। डायनमो क्या होता है? इलेक्ट्रिक वेव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायनमो। नो डाउट मैम, इलेक्ट्रिक वायर्स, ओके थैंक यू। चलो भाई, डायनामो जो जनरेटर होता है उसका पूरा प्रिंसिपल पूरा ब्रीफ में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। डायनामो, जनरेटर, मोटर, ये बच गए। आज सिर्फ ट्रांसफॉर्मर करवाया था। थैंक यू भाई, आ गया समझ में, सब कुछ समझ में आया बहुत अच्छे से। मैम समझ में आ गया सब। चलो भाई ठीक है, ओके। क्योंकि समझ में आया होगा तो ही नेक्स्ट क्लास लूंगी, वरना लूंगी नहीं मैं क्लास। चलो भाई नाइस, ठीक है भाई, ओके।